ज़्यादातर हिस्टोरियन मानते हैं कि इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में मक्का और मदीना से हुआ। इस्लाम का संस्थापक मोहम्मद साहब को माना जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद लोगों ने इस्लाम को अन्य देशों में फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ने इस्लाम को वैध तरीके से फैलाया और वहीं कुछ लोगों ने इस्लाम को फैलाने के लिए तलवार का सहारा लिया। इसी क्रम में भारत पर पहला इस्लामिक सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध राज पर 712 ईस्वी में होता है। सिंध का राजा ताहिर इस भयानक आक्रमण को झेल नहीं पाया। कुछ कारणों की वजह से कासिम भारत पर राज नहीं कर सका। इसने भारत के अलावा अन्य देशों पर भी अटैक किया, जिनमें ईरान, सीरिया, अफ्रीका शामिल थे। मोहम्मद बिन कासिम ही वो पहला शख्स था जिसने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जजिया कर एक गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स था। भारत में इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की जाती है। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे बड़े स्तर पर लगाया। 1564 में अकबर ने इसे बंद कर दिया। 1679 में औरंगजेब ने इसे दोबारा लागू कर दिया एंड फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 10वीं शताब्दी में अल्पतगीन नाम का व्यक्ति तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है। इसका दास, जो आगे चलकर इसका दामाद भी बनता है, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, इसने भारत पर पहला सफल तुर्क आक्रमण किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला अरबी का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सुबुक्तगीन का बेटा होता है जिसका नाम था महमूद गजनवी या महमूद गजनी। यह गजनी का शासक था जो अफगानिस्तान में है। महमूद गजनी ही वो शख्स था जिसने भारत पर 1001 से 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक भी बार वो नहीं हारा। इसका पहला अटैक 1001 में वेहिंद पर होता है, जहां के राजा जयपाल को इसने बुरी तरह हराया। शर्म के मारे जयपाल ने आत्महत्या कर ली। 1006 में इसने मुल्तान को लूटा। 1008 में इसने नगरकोट को लूटा और इसने यहाँ की सारी मूर्तियां तोड़ डाली, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाने लगा। 1009 में इसने पेशावर को लूटा। 1014 में इसने हरियाणा के थानेसर पर अटैक किया और यहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति चक्रा स्वामी को अपने साथ ले गया। चक्रा स्वामी यानी भगवान विष्णु। इसने चक्रा स्वामी की मूर्ति को मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर लगा दिया ताकि लोग उस पे पांव रख के जाएं। इसका सबसे भयानक आक्रमण 1025 में गुजरात के सोमनाथ पर होता है, जहां इसने विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा और यहां से 20,000 दिनार ले गया। यहां का राजा भीम प्रथम कुछ भी न कर सका। लूट का माल ले जाते वक्त खोखरो जाति के लोगों ने इस पर अटैक कर दिया और सारा माल लूट लिया। इस घटना से गजनी आग बबूला हो जाता है और बदला लेने के मकसद से इसने खोखरो पर अटैक कर दिया। इसने खोखरो को तो हरा दिया, पर इस युद्ध में यह खुद भी घायल हो गया और अंत में 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी मृत्यु मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों से हुई, पर जो भी था, एक बात तो साफ है, इसका मकसद भारत पर राज करना नहीं बल्कि भारत को लूटना था। यह सारी जानकारी हमें गजनी के साथ आए 4 इतिहासकारों से मिलती है। वह 4 लोग थे। पहला फारूकी, दूसरा उतबी, जिसने तारीख यामनी नाम की पुस्तक लिखी। ध्यान देने वाली बात यह है कि महमूद गजनी यामनी वंश से ताल्लुक रखता था। तीसरा फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखी, और चौथा अलबेरूनी, जिसने तारीख हिंद लिखी। और यही अलबेरूनी वो पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। मोहम्मद गौरी, गौर का शासक, जो गजनी साम्राज्य का ही हिस्सा था। इसका मकसद भारत को लूटने के साथ साथ इस्लाम का प्रचार करना भी था। यह महमूद गजनी को अपना आइडियल मानता था। यह भी चाहता था कि महमूद गजनी की तरह यह भी भारत पर कई बार आक्रमण करे और एक भी बार ना हारे। गौरी का भारत में पहला आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर होता है, जहां का शासक था भीम प्रथम का वंशज
जो गजनी द्वारा अपने पूर्वजों की हार की आग में पहले से ही जल रहा था। गौरी ने उसे समझने में गलती कर दी और नतीजा ये हुआ कि गौरी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार से गौरी 13 साल तक प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहा। इसके बाद गौरी 1191 में एक फेमस अटैक करता है जिसका नाम था तराइन का युद्ध, जहां के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, रूलर ऑफ अजमेर। तराइन का पहला युद्ध। यह बैटल तराइन में नहीं बल्कि दिल्ली में लड़ी जानी थी। गौरी सेना लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर रहा था। इसकी सूचना चौहान को मिल जाती है। चौहान ने गौरी को तराइन में ही रोक लिया, जो हरियाणा के करनाल में है। तराइन के जंगलों में भीषण लड़ाई लड़ी जाती है और नतीजा ये होता है कि इस बार भी गौरी को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। चौहान ने गौरी को जीवन दान दे दिया। एक बार फिर मिली हार से गौरी दोबारा से प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है। इस बार तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पर वह एक चींटी को दीवार पर चढ़ते हुए देखता है। चींटी जब भी दीवार पर चढ़ती गिर जाती, लेकिन कोशिश करते करते आखिरकार वो चींटी दीवार पर चढ़ जाती है। इस बात से गौरी को मोटिवेशन मिला दोबारा अटैक करने का। उधर चौहान जीत की खुशी में सराबोर थे। इसी जश्न में चौहान को अपने दोस्त जयचंद की लड़की पसंद आ जाती है, जिसे चौहान भगा ले जाते हैं। इस घटना से नाराज जयचंद, जो गढ़वाल का राजा था, आग बबूला हो जाता है और चौहान से बदला लेने की ठानता है। उधर गौरी तराइन पर फिर से अटैक करने की योजना बना रहा था। इस योजना की भनक जयचंद को हो जाती है और जयचंद गौरी के सामने प्रस्ताव रखता है कि मैं इस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगा। गौरी पहले मना कर देता है। उसे लगता है शायद ये चौहान का ही षड्यंत्र हो, पर जब जयचंद अपनी कहानी के बारे में बताता है तो गौरी मान जाता है। इस बार चौहान अकेला है, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ज्यादातर लोगों ने साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि चौहान ने इंटरकास्ट शादी की है। इसी वक्त के तलाश में गौरी कब से बैठा हुआ था और फाइनली 1192 में गौरी ने चौहान पर अटैक कर दिया, जिसे इतिहास में तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध इतना भयानक था कि इतने शक्तिशाली चौहान को हार का सामना करना पड़ा, पर गौरी चौहान की तरह बड़े दिल वाला नहीं था। उसने चौहान को जान से मार दिया। यहाँ कुछ इतिहासकार कहेंगे कि चौहान ने गौरी को मारा था, न कि गौरी ने चौहान को। अगर गौरी मारा गया होता तो 1194 में गौरी जयचंद से कैसे लड़ाई लड़ता। खैर, 1205 में गौरी का अंतिम आक्रमण खोखरो जनजाति के खिलाफ था और अंत में यह भी खोखरो द्वारा ही मारा जाता है। इसने अपना एक उत्तराधिकारी भारत में छोड़ा, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।